हेलो दोस्तों, लूसेंट ट्रेवलिंग क्लास में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट का प्राचीन इतिहास, जिसमें चैप्टर मौर्य साम्राज्य को हम लोग देख रहे हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको दूसरा पार्ट क्लियर होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट में मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। इसके पहले पहला पार्ट में अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दिया है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। कुल टोटल 14 शिलालेख दिया हुआ है, 14 शिलालेख था। 14 शिलालेख को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किसमें क्या है, क्या विषय वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा पूछता है कि अशोक के कौन सा शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पहला में दिया है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरा शिलालेख में है। आगे दिया है तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में क्या है कि राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और तीसरा शिलालेख में ही कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। आगे दिया है चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा पूछ जाता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। तो वह चौथा शिलालेख। पाँचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पाँचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखेंगे छठा शिलालेख। छठा में दिया है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस में दिया गया है? तो अशोक का छठा शिलालेख में है। सातवां और आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। सातवां और आठवां में है अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन। आगे है नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख नौवां शिलालेख में है। आगे दिया है 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जितने भी हैं हमेशा प्रजा के हित में सोचें। आगे है 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या किस में किया गया है? 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सही प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई है। आगे है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसका वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो वह 13वां शिलालेख। इसी में 5 एवं राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ इसने धर्म प्रचारक भेजे। आगे है 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, उसका उल्लेख है अशोक का 14वां शिलालेख। तो आप 2-3 बार देखेंगे तो 14 शिलालेख आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा 20 झोपड़ी। आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफा निर्माण करवाया। उनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा 20 झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। आजीविका का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अशोक के 7वें स्तंभ लेख में। तथा महामात्रों की आजीविकों के हित का अध्ययन करने हेतु कहा गया है। महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने हेतु कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ये हम लोग आगे भी देख चुके थे। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया। आगे दिया है अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। आगे दिया है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान, और जो अथी है खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, और शेष जो ब्राह्मी लिपि वो भारत से मिले हैं। आगे दिया है खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि ये हमेशा पूछ जाता है कब से कहाँ, किधर से किधर को लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। इसके आगे दिया है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। आगे दिया है युवराज। युवराज था राजपुत्र, राजा का पुत्र था युवराज। दवारिक राजकीय दौर रक्षक। अंतर्वैदिक था अंतपुरम का अध्यक्ष। आगे दिया है समहर्ता आय का संग्रहकर्ता। आय का संग्रहकर्ता समहर्ता कहलाता था। और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता का कार्य था कारागार का अध्यक्ष होता था प्रशासता। प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। और कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। और दुर्ग है दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। यह सब दिया हुआ था अर्थव्यवस्था में वर्णित तीर्थ। चलिए आगे देखते हैं। आगे अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। दिया है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी पैंथलर ने की। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने किया? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथलर ने की थी। इसकी संख्या कितनी थी? 14 थी। हम लोग पहले भी देखें इसको। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसप को हुई। यह भी हमेशा पूछ देता है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिसप ने 1837 में। आगे दिया है अशोक के स्तंभलेख की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। आगे दिया है प्रयाग स्तंभलेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दिया हुआ है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, दिल्ली टोपरा। आगे दिया है दिल्ली मेरठ। यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा दिया है रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। रामपुरवा की खोज 1872 में कार्लायल ने की। आगे है लौरिया अरेराज। यह चंपारण बिहार में है। एक है लौरिया नंदनगढ़। ये चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये हमेशा पूछ देता है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे है अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभलेख उर्मनादेई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कहेगा तो रुमिदेई है। ये हमेशा पूछ जाता है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है रुम्नीदेई। आगे दिया है इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर
बलि माफ़ कर दिया, धार्मिक कर जो बलि देने में होता था उसका भी माफ़ कर दिया। आगे दिया है महास्थान, जो बांग्लादेश में है, महास्थान से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। ये हमेशा पूछ जाता था। महास्थान से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ जाता है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो महास्थान जो बांग्लादेश में है वहाँ से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख से। आगे दिया है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। आगे दिया है अशोक का सार्यकुना। अशोक का सार्यकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार्यकुना अभिलेख किस भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं अरमाइक। आगे दिया है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। उपदा परीक्षण क्या था? तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्ति होती थी, उससे पहले उनके चरित्र की काफ़ी जांच परखा जाता था, उसी को उपदा परीक्षण कहा जाता है। आगे है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्य की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। आगे दिया है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या कितनी थी? 18। महामात्र की संख्या कितनी थी? 18। अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर को क्या कहा जाता था? जासूस कहा जाता था। आगे दिया है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे, और इसे क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। इसके आगे दिया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। आगे दिया है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियां विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हैं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियां विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चलिए हम लोग देखेंगे इन 6 समितियों को, किसका क्या कार्य था। तो यहाँ दिया है प्रशासनिक समितियाँ एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था, और सब समिति में 5 सदस्य होते थे। चलिए आगे है द्वितीय समिति, विदेशियों की देख रेख करता था द्वितीय समिति। तृतीय समिति है जन्म मरण का विवरण रखना। तृतीय समिति का कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। व्यापार और वाणिज्य का देखभाल कौन करता था? चतुर्थ समिति। पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के क्रय का निरीक्षण। और षष्ठ यानी छठा समिति का कार्य था बिक्री कर वसूलना। चलिए आगे दिया है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, जिसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और जो बिक्री कर को बचाता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। मेगास्थनीज का एग्रोनोमाई कौन था? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। आगे दिया है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हैं। किसके अनुसार? तो जस्टिन के अनुसार। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े वाला सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। आगे दिया है जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार, जस्टिन कौन सा लेखक था? यूनानी लेखक था, और उसके अनुसार
चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस को गुलामी से मुक्त किया। सेल्यूकस युद्ध हुआ था 305 में, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को क्या कहा है? तो लुटेरों की सेना कहा है। आगे दिया है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक, प्लिनी भी यूनानी लेखक था, इसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक, पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। आगे दिया है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी। सेना के रखरखाव क्या करता था? तो 5 सदस्यीय 6 समितियाँ। चलिए आगे देखते हैं, उन 6 समितियों को देखते हैं। सैन्य समिति है उनका कार्य, 6 समितियाँ का क्या कार्य था? तो प्रथम सैन्य समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था। प्रथम सैन्य समिति, सब में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम सैन्य समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय सैन्य समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था। आगे दिया है तृतीय सैन्य समिति। तृतीय सैन्य समिति पैदल सैनिकों की रेखदेख, तृतीय करता था पैदल सैनिकों की रेखदेख। चतुर्थ सैन्य समिति अश्वरोहियों की सेना की देखरेख। और चतुर्थ सैन्य समिति था गज सेना की देखरेख, यानी हाथी वाला सेना को देखरेख करता था। पंचम समिति, षष्ठ यानी छठा सैन्य समिति रथ सेना की देखरेख करता था। 2-3 बार देखेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाला गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे वो गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और एक स्थान दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले कार्य करने वाला गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक ही स्थान पर कार्य करने वाला गुप्तचर संस्था और एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाला गुप्तचर को संचार कहा जाता था। आगे देखते हैं। आगे दिया, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजू कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजू कहा जाता था। और उसके आगे दिया है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेवमातृक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेवमातृक कहा जाता था। आगे दिया है, मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में द्रोण किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अनाज के माप के लिए। आगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 वर्गों में विभाजित किया। 7 वर्ग हैं दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। एक बार फिर से देखेंगे 7 विभाग को। दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां सभासद। आगे दिया है, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। यह भी हमेशा पूछ देता है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ के राजा और कौन थे जो सहायता किए थे? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किए थे। आगे देखते हैं। आगे दिया है, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ये भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। भगवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए मौर्य साम्राज्य में, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। आगे दिया है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। तो हम लोग यहाँ से पूरे मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।